everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यह जो चैप्टर है बड़ा मजेदार चैप्टर है 9th हिस्ट्री का। अभी तक जो आपने 3 चैप्टर पढ़े उन तीनों चैप्टर से थीम जो है वो चेंज हो रही है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में तीनों ही चैप्टर्स में एक कंट्री के कंटेक्स्ट में पूरी कहानी, वहां के रेवोल्यूशन, वहां का पॉलिटिकल सेटअप को समझा था। लेकिन अब जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो होगा हिस्ट्री का, ये थीम बेस्ड चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर का नाम देखो यहाँ क्या है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो आप इन चैप्टर की थीम को अगर समझोगे तो क्या है कि लाइवलीहुड, पीपल, इन सारी चीजों पर निर्भर कर रहे हैं चैप्टर। तो फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, वो चैप्टर जो है, तो ये चैप्टर जो किसी कंट्री स्पेसिफिक, किसी रेवोल्यूशन के बारे में नहीं है, ये हमारी आम जीवन में किस तरह से बदलाव आया है इन हिस्टोरिकल टर्म्स, वो चीज को समझाने वाला चैप्टर है। एंड यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर। छोटा, मजेदार और एकदम कसा हुआ चैप्टर जानने को आपको मिलेगा यहाँ पे। इस चैप्टर में बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो अगर मैं चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं, चैप्टर की थीम की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन और थीम कुछ इस तरह से देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी से क्या समझ में आता है आपको? तो जो वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं जंगलों में रह रहे हैं, जो जंगलों से जुड़े हुए हैं, वही सोसाइटी यानी क्या, समाज का वो हिस्सा या फिर वो समाज जो किसी ना किसी तरह से वनों के ऊपर, जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं, जंगलों से अपना जीवन यापन करते हैं, whose livelihoods are influenced by the forest, that type of society is known as forest society। ठीक है, वो फॉरेस्ट सोसाइटी कहलाती है। समझ में आया? तो व्हाट इज फॉरेस्ट सोसाइटी, इतना अभी अपने दिमाग में रखो। फिर आगे बढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म में क्या कहानी है? कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ट्रेड करने। अब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे तो वो क्या ट्रेड करने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो क्या है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो राज भी किया जा सकता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग इंडिया। पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई इंडिया की। तो आप क्या देखेंगे कि इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स हम कहेंगे। तो जो गुलाम बना रहे थे हमें, वो कॉलोनाइजर्स थे, और जो कंट्री गुलाम बन गई वो कॉलोनाइज कंट्री रही है। और ये पूरा फिनोमेना जहां पे एक कंट्री पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करने लगती है, वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है। समझ में आया? तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है वो आपको समझ में आया? जो जंगलों में, जंगलों के आसपास रहते हैं लोग, जिनका जीवन यापन जंगलों से चलता है, तो वो फॉरेस्ट सोसाइटी। तो वो फॉरेस्ट सोसाइटी इंडिया में कौन सी रही, क्या रही, वो उस चीज को पैरेलल लेके चलना। इंडिया के साथ साथ में जैसे अगर हम देखेंगे तो एक और स्टोरी पढ़ेंगे हम जावा के आइलैंड की, तो वो अभी लास्ट में आपको क्लियर होगी क्या है। और पैरेलल में अगर आप देखोगे तो कॉलोनियलिज्म की बात चल रही है। मतलब क्या है कि कॉलोनियलिज्म यानी कि ये जो इस तरह से जब डोमिनेट किया, किन लोगों ने डोमिनेट किया इंडिया में? लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रिटिश थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, वियतनाम वगैरह में फ्रेंच थे। तो अलग अलग जगह ये यूरोपियन कंट्रीज जब डोमिनेट करने के लिए गई ना, तो ये जो कॉलोनाइजर्स थे, इन कॉलोनाइजर्स ने जब इन कंट्रीज पे डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका रिलेशन फॉरेस्ट सोसाइटी से क्या है। तो वो सारी चीजें कि कॉलोनिज्म के वेरियस एस्पेक्ट्स की, कॉलोनाइज होने के बाद में कंट्री, अलग अलग कंट्रीज की फॉरेस्ट सोसाइटी कैसे इफेक्ट हुई, इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द ये चैप्टर हमारा घूमेगा। ठीक है, ये चैप्टर की थीम रहने वाली है। आई होप यू गॉट द क्रक्स, वो जो एसेंस की बात हो रही है, वो एसेंस आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़े तो पॉइंट ये आता है, देखो कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर को आप ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। चैप्टर जो है आपका ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। बाय डिफॉरेस्टेशन, तो फॉरेस्ट सोसाइटी सब कुछ क्या निर्भर होता है इनका, ये जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। लेकिन जंगल ही खत्म हो रहे थे। तो जंगल क्यों खत्म हो रहे थे, जंगल क्यों खत्म हो रहे थे, कैसे खत्म हो रहे थे? तो वाई डिफॉरेस्टेशन, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब जंगल खत्म हुए, जंगल खत्म होने के बाद में जो ये कॉलोनाइजर्स आए थे, ये कंट्रीज जब डोमिनेट कर रही थी, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, तो इनके अंडर में क्या हुआ, इनके अंडर में कमर्शियल फॉरेस्ट्री स्टार्ट होती है। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, वो चीज, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, तो इसमें डेट्रिक ब्रांडिस के बारे में पढ़ेंगे हम, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें। तो अब ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री जब स्टार्ट हुई, तो जैसे आप देख रहे हैं, एक स्केल पे एक जैसे ट्रीज जो है वो ग्रो किए जाने लगे, तो उसका इंपैक्ट जो प्लांटर्स थे उनके ऊपर, जो कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर क्या पड़ा, हंटर्स के ऊपर क्या पड़ा। क्लियर हो रहा है? तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम इस पार्ट में कवर करते हैं चैप्टर के। फिर रेबेलियन इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, तो जावा इंडोनेशिया की कहानी पढ़ेंगे कि वहां पे भी जो कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट आपको देखने को मिला। ठीक है, वहां पे डच थे, डच कॉलोनाइजर्स। तो डच कॉलोनाइजर्स ने वहां पे क्या
कह सकते हैं कि आतंक मचाया और लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो समिन्स चैलेंज और वो सारी चीजें। और वैसे ही रेबेलियन इन फॉरेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के केस में बस्तर की कहानी। ठीक, बस्तर की कहानी पढ़ेंगे कि इंडिया में लोगों ने इस कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में फॉरेस्ट सोसाइटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो ये दो केस स्टडीज है, चैप्टर ये पूरे क्रक्स में है। ये जो पहला टॉपिक रहेगा तो इसमें तो बस सिंपल ये बताएगा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, और इस टॉपिक में राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंदर जो सब टॉपिक्स है उसमें आपको वो पूरा का पूरा आपको एक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि जब कॉलोनियल पावर्स ने फॉरेस्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया तो उसके उससे जुड़े हुए क्या क्या इंपैक्ट रहे थे। मैंने आपको इन 4 पॉइंट पे पूरे चैप्टर का एसेंस दे दिया है। जिन लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो उन्हें 4 पॉइंट से पूरी की पूरी कहानी रिकॉल हो गई होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि हाँ क्या क्या पढ़ना है हमें उस तरह से। ठीक है, तो अगर बात करें व्हाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, दिस इज द क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ। तो व्हाई डिफॉरेस्टेशन से पहले ये समझो कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन आखिरकार होता क्या है। व्हाई डिफॉरेस्टेशन से पहले ये जानना जरूरी है कि डिफॉरेस्टेशन आखिरकार होता क्या है, क्या समझ में आता है। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा शब्द है जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, छोटी क्लासेस में भी कैसे सुनते आ रहे होंगे कि इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये वो सारी चीजें, मतलब पेड़ों का कटना, सिंपल सी चीज है, पेड़ों का कटना डिफॉरेस्टेशन है। एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर फॉरेस्ट सोसाइटी। क्यों, क्योंकि वो तो पेड़ों पर ही निर्भर करती है ना फॉरेस्ट सोसाइटी। तो सवाल ये है कि क्यों, क्या है पहले डिफॉरेस्टेशन, तो द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिसअपियरेंस, जो फॉरेस्ट का डिसअपियरेंस हो रहा है, जो पेड़ जो कटते चले जा रहे हैं, गायब होते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फाइन, इट इज नॉट अ न्यू फिनोमेनन एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। तो पेड़ों का कटते चले जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, और कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि और सिस्टमैटिक होता चलेगा और एक्सटेंसिव लेवल पे होता चलेगा। आप पूछोगे कॉलोनियल टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो आए थे उनके मुंह में ऐसे शॉ मशीन लगी थी क्या कि पेड़ काटते थे वो या फिर पेड़ खाते थे? नहीं, उस टाइम पीरियड में उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या है, इमेंस वेल्थ है। किस सेंस में वेल्थ है, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे, तो बहुत सारा क्या है, फॉरेस्ट था, बहुत सारे फॉरेस्ट में हमारे छोटे छोटे स्टेट जो है ना उतने बड़े बड़े तो उनके देश थे। तो उन्होंने यहाँ के जब वेल्थ देखी, इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज देखे, तो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दोज नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो यही कहा गया कि जो पेड़ों का डिसअपियरेंस था उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और ये डिफॉरेस्टेशन पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा रहते थे तब भी पेड़ काटे जाते थे, लेकिन तब पेड़ जरूरत के लिए काटे जाते थे। और यहां क्या है, यहां जरूरत नहीं, यहां तो इस देश को बर्बाद करके वो अपने लिए आबाद शहर बना रहे थे। पूरा लंदन देख लो आप, पूरे बड़े बड़े सिटीज देख लो यूरोप के जो डेवलप हुए, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो इंडिया से ले जाए गए एक्सप्लॉइट करके उनकी मदद पे हुए हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हमेशा से रहा है, लेकिन कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में बहुत सिस्टमैटिक और एक्सटेंसिव लेवल पे हुआ है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम समझे कि, और आपको क्वेश्चन भी बनता है, ये सुन लो, यहाँ पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आएगा क्या कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, व्हाई डिड डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के क्या रीजन है, तो 3 रीजन तो आपको बुक में दिए हैं, क्या, लैंड टू बी इंप्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स और प्लांटेशन। लेकिन अब 5 नंबर में आ जाएगा तो इन्हीं को स्प्लिट करते आना चाहिए, जैसे कि रेलवेज और रॉयल ब्रिटिश नेवी के कारण। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बन गए आपके, एक में से 2 निकल गए। फिर प्लांटेशन में 1 पॉइंट हो गया आपका 3। फिर उसके बाद में लैंड टू बी इंप्रूव्ड में आप 2 निकाल सकते हो, क्या कि रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, फूड ग्रेन्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इस तरह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ये सारे कारण थे जिन कारणों से पेड़ कटते चले गए। तो अब मैं आपको और सिस्टमेटिकली एक एक करके समझाता हूं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहे थे, क्या रीजंस रहे उसके पीछे ब्रॉडली। तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के रीजन में एक तो पहला आ जाएगा लैंड टू बी इंप्रूव्ड। मतलब लैंड टू बी इंप्रूव्ड क्या है कि जैसे लैंड जो जंगलों के नीचे थी ना, तो जंगल हटा के उस पर खेती करना शुरू की गई। खेती करना शुरू की गई क्यों, क्योंकि वही खेती से जो प्रोडक्ट निकलता था, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या ले जाते थे, यहाँ से टी ले जाते थे, कॉफी ले जाते थे, वो बनाना जैसे प्लांटेशन फील्ड्स क्रिएट करी उन्होंने, फाइन, रबर ले जाते थे, जूट ले जाते थे। तो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह लैंड को इंप्रूव करने की बात करते थे, क्योंकि जमीन साफ कर दो उस पर खेती करेंगे। फाइन, फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। उन्हें ऐसा लगता था कि जंगल है, जंगल से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, लकड़ी काट लो तो फायदा ले लेंगे और फिर उस पर खेती करवाएंगे तो लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक, तो मल्टीपल रीजन थे जहां पर उन्होंने लैंड को इंप्रूव करने के नाम पे पेड़ों को क्या कर दिया, साफ करते चले गए। तो एक पॉइंट ये पढ़ेंगे हम। दूसरा क्या है, स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स। स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स मतलब क्या है कि रेलवेज, रॉयल ब्रिटिश नेवी, ठीक है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स मतलब कि ये टॉपिक में बताया गया है कि पेड़ के कटने का कारण एक ये भी रहा था कि रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रिटिश नेवी का एक्सपेंशन हो रहा था।
तो आप बोलोगे सर रेलवे, ट्रेन कब से पेड़ के साथ चलने लगी, मतलब या फिर ट्रेन को ऐसी कोई शिकायत थी कि मैं जहां से निकलूं वहां पेड़ नहीं होना चाहिए, क्या कहानी है वो मैं आपको समझाऊंगा स्लीपर्स की। फिर उसके बाद में प्लांटेशन, प्लांटेशन फील्ड मतलब क्या है कि वही कि इंडस्ट्रियल लाइन पे पेड़ों को, जंगलों को साफ कर दिया गया और वहां पे प्लांटेशन फार्म्स ग्रो किए गए। तो दीज वर दी रीजंस। इसमें आपको 5 नंबर, 3 नंबर, या फिर स्पेसिफिकली जैसे इन द नेम ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड ह्यूज डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस इन इंडिया, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो एक टॉपिक पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं शॉर्ट, बड़ा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, समझ गए। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां से समझो जरा, लैंड टू बी इंप्रूव। लैंड को इंप्रूव करने के नाम पे क्या हुआ यहां पे कि लैंड को ही उन्होंने, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया था उसको ही खत्म करते चले गए, एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन? वन सच रीजन इज दैट लैंड इज बीइंग क्लियर्ड इन द नेम ऑफ कल्टीवेशन। इंप्रूव करना मतलब कि वो जंगल हटाकर उन्होंने खेती करे। तो मैं आपको कहानी समझाता, देखो। तो इन 1600 आज से 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1/6 ऑफ इंडियाज लैंडमास वाज अंडर कल्टीवेशन। मतलब 1/6 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 17-18%, ठीक है, 17-18% या उससे भी कम होगा। ठीक है, मैथ्स आता है इतना तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा होता। अब जैसे अगर आप देखोगे तो 100% लैंड का 1/6 हिस्सा जो था इट वाज अंडर कल्टीवेशन। कब? 400 साल पहले। लेकिन आज क्या स्थिति है? नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ। लेकिन आज कंट्री की जो टोटल लैंड मास है, उस टोटल लैंड का आधा हिस्सा जो इट इज अंडर कल्टीवेशन। मतलब हमने खेती, आप समझ रहे हो ना, एक समय पे 1/6 लैंड ही थी जिसपे खेती की जा रही थी, बाकी जमीन पे क्या थे? जंगल थे। और आज क्या स्थिति हो रही है? आज ये स्थिति हो रही है कि देश की, ठीक है, 1.5 आधी जमीन लगभग जिसपे खेती की जा रही है, तो खेती का हिस्सा बड़ा है। आप बोलोगे सर एकदम से इतनी भूख लग गई क्या लोगों को? भूख नहीं लगी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वो बढ़ती पॉपुलेशन की भूख जरूर बढ़ी है। ठीक है, तो व्हाई दिस हैपेंड? सवाल ये है कि ये लैंड अंदर कल्टीवेशन जो है, तो व्हाई इट इंक्रीज्ड, व्हाई इट हैज गॉन अप टू हाफ? तो उसके पीछे का कारण क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है तो वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो बढ़ती पॉपुलेशन विल डिमांड मोर फूड। ठीक है, बढ़ती पॉपुलेशन विल डिमांड मोर फूड, तो ये चीज रही है, बढ़ती पॉपुलेशन विल डिमांड मोर फूड, देयरफॉर पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन। तो इसी के चलते पीजेंट्स ने फिर अपनी बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन जो उनको एक्सटेंड किया। क्यों? क्योंकि अब बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती फूड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बढ़ते एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए रहेंगे। तो लैंड वाज इंप्रूव्ड इन द नेम ऑफ कल्टीवेशन, और अदर वे अराउंड द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द नेम ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्रीज करने के नाम पे फॉरेस्ट जो है क्लियर करते चले गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा आपको, दिस इज द पॉइंट। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ द डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस इन द नेम ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो आप फिर उसमें लिखेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन एक्सपेंडेड। ब्रिटिश पीरियड में इन सारी चीजों का प्रोडक्शन बहुत बड़ा था। पसंद थी क्या ब्रिटिशर्स को? नहीं। उसके पीछे का कारण यह है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। यहां कॉटन प्रोड्यूस करवाते थे, सारा कॉटन लेके जाते थे ब्रिटेन, कपड़ा बनाते थे, कपड़ा लाके फिर इंडियंस को बेच देते थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे कि जिसके चलते कल्टीवेशन जो है एक्सपैंड हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड विच लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, है ना। आगे क्या है? ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड क्रॉप। अभी अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी, ठीक है, शहरों में जैसे अब लोग रह रहे हैं, तो शहर में लोग काम कर रहे हैं अपना दूसरा, वो अपने खाने की व्यवस्था खुद नहीं करते। एक इंसान जो गांव में रहता है तो वो खेती करता है, तो वो अपने खाने की व्यवस्था खुद करता है। ठीक, तो ये पॉइंट को अगर ध्यान रखोगे तो ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड क्रॉप, एंड उसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है? जब ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन ने ज्यादा फूड क्रॉप डिमांड करी तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। अब जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उस बढ़ते प्रोडक्शन के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जंगल जो है घटे, डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक, एक और पॉइंट अगर समझोगे आप तो क्या है एक और पॉइंट कि कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसीडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ विल्डरनेस। समझना कि हाउ इन द नेम ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। ठीक है, कहा क्या गया कि हमें जमीन को सुधारना है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा? तो जमीन को सुधारने के नाम पे आपने जब खेतों को बढ़ाया तो जंगल तो कम हुए। ठीक है, खेतों को क्यों बढ़ाया गया? तो उसके पॉइंट आपको ध्यान आ रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जो प्रोडक्शन था कमर्शियल प्रोडक्ट्स का, कमर्शियल क्रॉप्स का, वो इंक्रीज हुआ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह। अर्बन सेंटर्स में पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनके लिए खाना, इसके लिए खेत बढ़े। तीसरा पॉइंट और समझो उसी के अंदर, क्या?
कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, दीज आर अनप्रोडक्टिव, फुल ऑफ विल्डरनेस। कभी कभी गए होंगे, कोई तो घूम गए होंगे अंदर ही, तो उन्होंने बोला कि अनप्रोडक्टिव है, पूरा जंगली है, और ये जंगली क्षेत्र रहेंगे, इसमें जंगली जानवर निकल के आएंगे, लोगों के ऊपर हमला करेंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि हम इन जंगलों को खत्म करते चलते हैं, जंगलों को हम खत्म करते चलते हैं। ये उन्होंने बात रखी। किसने ये बात रखी? ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने। उनको ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ विल्डरनेस, ठीक है। देयरफॉर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। इसी के चलते उन्होंने क्या बोला कि लैंड जो होगी उसको कल्टीवेशन के अंडर में लाया जाएगा, ठीक है। देयरफॉर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। सिंपल सीधी सटीक उन्होंने बोल दी कि जो जंगली जंगल है पूरे के पूरे अनप्रोडक्टिव है, इनको खेती के अंडर में ले आओ, मतलब जंगल साफ कर दो, खेती करवाओ। उनको फायदा भी था उसपे। क्यों फायदा था? क्योंकि उसपे उन्हें रेवेन्यू मिल जाएगा, लोग खेती करेंगे तो टैक्स लगा देंगे, है ना। तो देयरफॉर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। सो बिटवीन 1880s एंड 1920, ये 40 साल के अंदर कल्टीवेटेड एरिया जो है ना, देखो 6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ गया। समझ में आया? तो द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इज सीन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट इन दिस केस वी मिस्ड इट बिकॉज फॉरेस्ट क्लियर्ड, which in turn gave many other problem। तो कल्टीवेशन लैंड का एक्सपैंड होना एक तरह से प्रोग्रेस की तरह देखा गया। हमने जंगलों को खत्म करके हमने क्या करा? प्रोग्रेस कर दिए, खेती का क्षेत्र बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ गया, ये सारी चीजें। लेकिन व्हाट वाज द रियलिटी? रियलिटी वाज दिस कि हमने एग्रीकल्चरल लैंड जरूर बढ़ाया था, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी था। जंगलों को जो खोया तो बहुत सारे रिसोर्सेस, वो जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी जो उस पर डिपेंडेंट होती थी, वो अफेक्ट हो रही थी। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। समझ में आया? तो ब्रॉड कंसेप्ट ध्यान रखना क्या कि what were the reasons for deforestation and why deforestation took place during the period of colonial government। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स कि वो अनप्रोडक्टिव और फुल ऑफ विल्डरनेस कंसीडर करते थे। एग्रीकल्चरल जो लैंड थी या फिर लैंड मास अंडर कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ था उसके पीछे के कारण। तो एक पॉइंट में 2 पॉइंट स्प्लिट करके बना सकते हो, और नहीं तो बड़ा क्वेश्चन जो आएगा कि हाउ द डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस इन द नेम ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो हियर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। समझ गए ना? वो कहानी रहती है। तो जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, अब जंगल साफ हो गया, अब इस पे खेती की जा सकती है। डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, देखो आप खुद इमेजिन करो ना कि कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। ये पूरा पेड़, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो रिमेन्स ही बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ। क्लियर? अगली चीज आती है स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स। अगला रीजन व्हाई डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक मतलब क्या समझते हो? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्लीपर कुछ सोने वाला होगा कार्यक्रम। यहाँ पे सोने वाला कार्यक्रम नहीं है। स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले ये समझो स्लीपर्स क्या है। तो वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड दी ट्रैक इन पोजीशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस, लेकिन जो रेलवेज का जैसे काम देखेंगे आप, तो रेलवेज 1854 1855 उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल में ही चालू हो गया था रेलवेज। इंडिया में, हमारे देश में भी रेलवेज का काम। तो उन्होंने उस समय पे जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, आज भी कुछ जगह पे वो रेलवे ट्रैक ऑपरेशनल है, मतलब काम कर रहा है। तो शुरुआत में जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, तो उसमें अब जैसे ऐसा तो नहीं पटरी कहीं भी बस पटरी बिछा दोगे आप, ठीक है। उसको सपोर्ट देने के लिए जैसे दिखते नीचे गिट्टी रहती है, फिर गिट्टी के ऊपर क्या रहता है? गिट्टी के ऊपर एक ऐसा प्लैंक रहता है। आज आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? आज ऐसे आपको कंक्रीट के बने हुए, लोहे के बने हुए प्लैंक देखने को मिलेंगे ये। लेकिन इनिशियली लकड़ी के इस तरह के वुडन प्लैंक्स रखे जाते थे। तो ये वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स के पास में जो वुडन प्लैंक्स रखे जाते थे, ठीक है, जो कि क्या करते थे? ट्रैक्स को होल्ड करके रखते थे पोजीशन में। ट्रैक्स को होल्ड करके रखते थे पोजीशन में। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है, ठीक है। उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। समझ में आया? उन्हें स्लीपर कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये स्लीपर ध्यान रखना है, स्लीपर्स, ठीक है। तो ये आज मॉडर्न डे स्लीपर्स अलग हो सकते हैं, आज लकड़ी के नहीं होते, लेकिन उस समय पे स्लीपर्स जो थे तो वो लकड़ी से बनते थे। अब इसने डिफॉरेस्टेशन को कैसे जन्म दिया या फिर अंजाम दिया, तो अब वो चीज समझना। तो व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, हम सब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्लीपर्स बनाने के लिए पेड़ काटे गए थे। पेड़ काटे गए थे तो डिफॉरेस्टेशन हुआ था। तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक वाज वन ऑफ द रीजन, मतलब ये हेडिंग है लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। व्हाई? बिकॉज फॉर लेइंग द रेलवे ट्रैक्स मेनी ट्रीज वर कट डाउन, ठीक है। और उसके चलते क्या होता है? स्लीपर्स वर क्रिएटेड आउट ऑफ दोस ट्रीज व्हिच लेड टू द डिफॉरेस्टेशन। समझ गए ना? ये सिंपल सी चीज है। तो आफ्टर 1850s विद द स्प्रेड ऑफ रेलवेज, और रेलवेज इंपॉर्टेंट भी था ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इट वाज एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप। पहली चीज तो वो इंडिया में लूटने आए थे, तो अपने सिर पे रख के तो भागेंगे नहीं सामान।
उन्हें स्विफ्ट मूवमेंट चाहिए था सामान का। तो सामान का स्विफ्ट मूवमेंट कैसे हो सकता था, जब आपके पास रेलवेज हो। तो उनको रेलवेज को एक्सपेंड करने में तो बहुत ज्यादा दिल से इच्छा थी उनकी। साथ ही साथ आप क्या कि जगह जगह हमारे लोग रिवॉल्ट भी कर देते थे, तो वो रिवॉल्टिंग पीपल को सप्रेस करने के लिए भी उन्हें क्या इस्तेमाल करना पड़ता था कि ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो वो इंपीरियल ट्रूप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी वो क्या करते थे, इंपीरियल ट्रूप को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे किसका, वो लोग इस्तेमाल करते थे इस तरह से क्या बोलते हैं हम अपना, ठीक है, वो लोग इस्तेमाल करते थे इनका किसका, रेलवे लाइन का। ठीक है, फिर क्या होता है, वुड वाज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। सिंपल सी चीज, तो अब रेलवे लाइन का डेवलपमेंट करना है तो लोहे के ट्रैक के अलावा वो स्लीपर्स बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए रहेंगे, लकड़ी चाहिए रहेगी। रेलवे लाइन के एक्सपेंशन के लिए आपको लकड़ी चाहिए रहेगी क्योंकि स्लीपर बनाना है। ठीक है, एंड इट वाज यूज्ड एज फ्यूल टू ले रेलवे लाइन, यूज्ड एज फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइंस स्लीपर्स। मतलब और पहले, हाँ आज तो डीजल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से इंजन चल जाता है, उस समय पे क्या होता था, पहले वही आपने गदर मूवी में देखा, कोयला डालते जाता है और फिर ट्रेन फिर पू करके बहुत तेजी से धुआं निकालती है और फिर दौड़ लगाती है। तो पहले क्या होता है, ट्रेन वगैरह भी किससे चलती थी, कोयले से चलती थी। तो अगेन वहां पे फ्यूल की तरह रेलवे लाइन को ले करने के लिए लकड़ी की तो जरूरत पड़ती थी। देयरफॉर आप क्या देख रहे हैं कि अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था। एग्जाम्पल गिवन में आपको यहाँ पे, जिस अगर मैं डेटा बताऊं तो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर्स। ठीक है, ईच माइल, एक माइल रेलवे लाइन को अगर बिछाना था तो एक माइल रेलवे लाइन को बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर लगते थे। अब एक पेड़ में अगर बहुत ही ऊंचा भी पेड़ रहता था तो आप खूब से खूब 3 स्लीपर 4 स्लीपर निकाल पाओगे। ठीक है, तो सोच लो कितने पेड़ कटते थे एक माइल की रेलवे लाइन को ले डाउन करने के लिए। ठीक, तो ये इंटेंसिटी दर्शाता है कि कितने पेड़ काटे गए होंगे फॉर दी एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज के एक्सपेंशन के नाम पे कितने पेड़ कटे होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड। इन 1890 25,500 किलोमीटर था। ठीक है, 1946 जब ब्रिटिशर्स गए तब तक उन्होंने कितना रेलवे एक्सपेंड कर गए थे पता है, 7,65,000 किलोमीटर का। और इतने पूरे पे उस समय तक, जैसे आप देखोगे तो आज जो आप देख रहे हैं ट्रैक्स पे जो स्लीपर्स देखते हैं वो कंक्रीट वाले हैं। ठीक, तो वो अभी अभी इंडिपेंडेंस के बाद इस्तेमाल होना चालू हुए हैं, लेकिन उसके पहले तो लकड़ी के होते थे। तो लकड़ी के कितने पेड़ कटे होंगे इन स्लीपर्स को बनाने के लिए। ड्यू टू दिस देयर वाज ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। एग्जांपल गिवन में मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली। हर साल 35,000 पेड़ काटे जाते थे स्लीपर बनाने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता था। कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जो वाइसरॉय जनरल होंगे ब्रिटिशर्स के वो खुद आएंगे और लकड़ी की कटाई करेंगे और स्लीपर लगाएंगे। वो तो क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हैं क्राउन रूल जो था इंडिया में, तो वो ऑर्डर देते थे कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम्हें इतने पेड़ काट के लाके देना है हमें। अब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स को बस पेड़ काटने से मतलब रहता था। तो क्या होता था, अंधाधुंध पेड़ काटे जाते थे। अब अंधाधुंध जब पेड़ काटे जाते थे तो उसके चलते जो इंटेंसिटी थी डिफॉरेस्टेशन की, दैट वाज ऑन अ ह्यूज स्केल। ठीक है, बड़े स्केल पे पेड़ काटे जा रहे थे। समझ में आया? तो जैसे आप यहाँ पे कुछ फोटोज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कन्वर्टिंग अ साल लॉग इनटू स्लीपर इन द सुंगभुम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर, मई 1897। मई 1897 की फोटो देख लो, कभी देखने को नहीं मिली होगी तुम्हें भी और मुझे भी। आदिवासीज वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स। पेड़ काटो, पत्ती वत्ती सब हटाओ, सीधे लंबे लंबे हमें क्या दे दो, इससे स्मूथ प्लैंक्स दे दो बना के। ठीक है, और जिनसे फिर स्लीपर काटना आसान रहेगा। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट दीज ट्रीज टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। हाँ, लकड़ी काट के खुद के घर के लिए ले जा सकते हो, लेकिन इस तरह से अब वही आपको आगे समझ में आएगा कि फॉरेस्ट सोसाइटी कैसे इफेक्ट हो रही थी कॉलोनियलिज्म के अंडर में। ठीक है, फिर आगे देखोगे तो एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ, अब क्रेन चलती नहीं थी उस समय पे, उस समय पे एलिफेंट वाली क्रेन चलती थी। तो एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर ऑफ टिम्बर एट टिम्बर यार्ड इन रंगून। रंगून मतलब आज का म्यांमार। तो वहां पे ये एलिफेंट वगैरह जो तो सभी लकड़ी के गुल्ले जो है उन्हें इकट्ठे कर रहे हैं, इस तरह से वो बता रहे हैं। तो इन द कॉलोनियल पीरियड एलिफेंट्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी टिम्बर बोथ इन द फॉरेस्ट एंड एट द टिम्बर यार्ड्स। तो उस समय पे वही क्रेन का काम एलिफेंट ही किया करते थे। समझ में आया? तो एक पॉइंट ये आपको समझ आया कि व्हाट वर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, और रेलवेज में जो स्लीपर्स का इस्तेमाल होता था उसके चलते डिफॉरेस्टेशन होता था। साथ ही साथ एक और पॉइंट आप यहां पे निकाल सकते हो, तीसरा पॉइंट आपके आंसर में, क्या कि ब्रिटेन्स रॉयल नेवी आल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। सवाल ये है हाउ, मतलब ब्रिटेन की रॉयल नेवी वो वहां पे बना रहे हैं रॉयल नेवी को। नेवी मतलब समझते हैं ना, जो नौसेना रहती है, जैसे हमारी नेवी है तो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो वैसे ही ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी ना, उस नेवी
कि एक्सपेंशन में, नेवी के डेवलपमेंट में इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ। कैसे, समझाता हूं। तो बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। उन्होंने अपने यहां तो जितने भी लकड़ी थे, फॉरेस्ट थे, उनको तो सबको खत्म करना चालू कर दिया था। अब उनके यहां जब खत्म हो गया तो उन्होंने फिर ऐसा देखा कि अब क्या करें, तो उनको ध्यान आया कि अरे अपन ने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा है, तो फिर वो इंडिया की तरफ मुंह घुमा लिए और इंडिया में आ गए। अब इंडिया में जब आ गए ना, तो इंडिया में क्या है कि जो प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई रॉयल नेवी के लिए ब्रिटेन फेस कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत लकड़ी है, चलो इंडिया की तरफ। तो इंडिया की तरफ कूच करा तो उनकी नेवी ही, क्योंकि उनकी पावर थी, ये पॉइंट समझना। Why they were able to colonize many countries of the world? ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है। शायद भगवान को भी डर लगता था कि सूर्य अस्त हो जाएगा तो इन पे क्या विश्वास करें कि रात के अंधेरे में क्या काम कर दे ये लोग, ठीक है। मतलब इतने क्रूर थे, ठीक है। तो उसके चलते आपको देखने को मिलता है कि खैर जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जब इतना बड़ा साम्राज्य था जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, तो इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने मेंटेन कैसे किया था? कोई तो एक्स फैक्टर रहता होगा ना कि इतना पावर जैसे भी, लेकिन इतने पावरफुल बन कैसे पाए? तो उनकी नेवी ने उनकी बहुत मदद करी थी। क्यों? क्योंकि नेवी की मदद से ही वो ट्रेडर बन के आते थे और फिर रूलर बन के चले जाते थे। तो उनकी नेवी ही उनका पावर थी। इसके लिए नेवी के एक्सपेंशन के लिए उन्हें टिम्बर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए था कहीं से भी। तो देयरफॉर टिम्बर वाज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। सो द सर्च पार्टीज वर सेंट इन इंडिया। इंडिया में सर्च पार्टीज को पहुंचाया गया कि तुम देखो क्या नाव बनाने लायक लकड़ी मिल सकती है इंडिया में, ठीक है। तो टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज इन इंडिया, देन वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो वो इंडिया आए, इंडिया में देखा, उन्होंने सर्वे किया कि है लकड़ी वकड़ी है कि नहीं है, और यहाँ के रिसोर्सेज को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूब लकड़ी है, तो वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से लकड़ियां जाती थी और इस तरह से उनके लकड़ी के जहाज, आज वही वाली बात है, जब पहले लोहा, स्टील वगैरह, एल्यूमिनियम इतना नहीं चलता था, तो जहाज भी लकड़ी से बनते थे। लकड़ियों से क्या बनाए जाते थे? जहाज बना दिए जाते थे। और वो इस तरह से फिर क्या है, रॉयल ब्रिटिश नेवी जो है, तो वो हमारे यहाँ की लकड़ियों पे सर्वाइव कर रहे थे और हमें गुलाम बना के रख लिया था, बताओ, ठीक है। दिस लेड टू द ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा। चौथा पॉइंट समझ में आया? तो क्या क्या देखा, व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन? तो आप बोल सकते हो कि सबसे पहले तो एरिया अंडर कल्टीवेशन जो एक्सपेंशन हुआ। दूसरा क्या है कि ब्रिटिशर्स खुद क्या करते थे, जंगलों को अनप्रोडक्टिव और फुल ऑफ विल्डरनेस कंसीडर करते थे। रेलवेज का एक्सपेंशन, नेवी का एक्सपेंशन, साथ ही साथ एक और लास्ट पॉइंट जैसे अगर आप देखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लांटेशन, ठीक है। कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के चलते भी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक। ये देख लो ओक फॉरेस्ट, ये ओक ट्री होता है तो बड़ा मोटा पेड़ होता है, तो इससे आराम से वो नेवी के लिए लकड़ी वगैरह निकाल लेते थे। रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन जो है, तो ये रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन उस टाइम पीरियड की दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अगला जो मैं पांचवा पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको, जो क्या दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक्सपैंड कर गए ये लोग। कौन लोग? सॉरी, एक्सपैंड नहीं, कैसे डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है वो और एक्सपैंड हुआ ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में। तो उसका पीछे का पांचवा कारण क्या है? प्लांटेशंस। प्लांटेशंस इज द फिफ्थ रीजन। प्लांटेशन में क्या हो रहा है देखो, तो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन वाज प्लांटेशन फार्मिंग। इसे एक्सप्लेन करूं तो इट इज अ कॉमन form of commercial farming in which crop is cultivated on a large tract of land for profit motive. Profit motive क्या है? Profit motive मतलब सिंपल सा ये है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्हें क्या था, उन्हें यह था कि इंडिया सोने की चिड़िया और अपने को जितना हो सकता है चिड़िया के अंदर से सोना निकाल के लेके चलना है। फाइन। तो उन्होंने इंडिया में जब देखा कि वास्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट है, खत्म करो, अनप्रोडक्टिव है, हमारे लिए कोई काम नहीं। अब जब खाली जमीन होगी तो वहां पे गरबा थोड़ी ना खेलेंगे। उस खाली जमीन पर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट करी। मतलब खेती करते इस पर्सपेक्टिव से थे कि खेती में आप क्या करेंगे, पैसा उगाएंगे। पैसा उगाएंगे इन द सेंस कि जो क्रॉप ग्रो करेंगे उससे पैसा ही पैसा करना है, कैश क्रॉप ग्रो करना चाहते थे वो, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड फॉर प्रॉफिट मोटिव। लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड पे जब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था ताकि जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, तो ये क्या कहलाया है? ये कमर्शियल फार्मिंग जो इस तरह की रही है इसे प्लांटेशन कहा गया है। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग थी, ठीक है। देयरफॉर large area of natural forest were cleared to cultivate crops such as tea, coffee, rubber and to meet the Europe's growing need. यूरोप की ग्रोइंग नीड को एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा करने के लिए, कि यूरोप में जो लोग वहां पे डिमांड कर रहे थे कि कॉफी लाओ, टी लाओ, तुमने बोला लाओ, इधर से ग्रो कर करके लेके चलो, वहां बेचेंगे, ठीक है। इधर भी पैसा, उधर भी पैसा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, ठीक है। तो उस टाइप से क्या है, लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट जो उन्हें काटते चले गए और वहां पे क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती थी सच एज टी, कॉफी, रबर, ठीक है। एंड दीज क्रॉप्स वर यूज्ड टू मीट द नीड ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोप में जो डिमांड थी उस डिमांड को यहां से सप्लाई किया जा रहा था। और यहां से क्यों किया जा रहा था? क्योंकि कुछ क्रॉप जैसे अब टी, कॉफी हो गया,
वो वहां पे ग्रो ही नहीं हो सकती है। तो इंडिया हैड दैट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और इसके चलते क्या इंडिया में और बहुत सारी जगह जैसे आप देखोगे कैरेबियन आइलैंड्स में क्यों कॉलोनीज बनाई, और वहां पे यूरोपियंस खुद काम कर नहीं सकते, तो इसी के चलते उन्होंने स्लेव बनाना चालू कर दिए। इंडिया से भी इंडेंचर्ड लेबर्स जाते थे, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये केस रहा, समझ में आया कि हाउ प्लांटेशन लेड टू दी डिफॉरेस्टेशन। तो प्लांटेशन क्या है वो बताना है। प्लांटेशन के चलते अब आप देखोगे कि जब उन्हें पैसा कमाना था तो उन्होंने क्या किया, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स जो थे उनको क्लियर किया, वहां पे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करी। इन द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डिमांडेड दीज क्रॉप्स, और ये जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी जहां पे ये रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे यहां से क्रॉप्स को ले जाके, ठीक है, और ट्रेड में जो डिमांड कर रहे थे लोग, तो उसके चलते उन्होंने खूब यहाँ पे क्या किया, देयरफॉर वास्ट एरिया ऑफ लैंड वाज क्लियर्ड, डिफॉरेस्टेशन हुआ यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहां पे पेड़ खत्म कर दिए हमने पूरे। सो दीज वर दी रीजंस। आई होप अब आप कनेक्ट कर पाओगे। चलो एक बार कनेक्ट करते हैं, फिर हम अगले पार्ट पे मतलब जैसे आप देखोगे तो वाई डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, तो पेड़ काट काट के कर क्या रहे थे वो इंडिया में, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहां समझोगे तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के कारण मैंने आपको अगेन रिपीट करवाता हूं। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन उनका ये मानना था कि ये फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है, फुल ऑफ विल्डरनेस है। रेलवेज का एक्सपेंशन, नेवी का मतलब मेंटेनेंस या फिर एक्सपेंशन कह सकते हो आप, और पांचवा पॉइंट ये प्लांटेशन हो गया। तो इन कारणों से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। अब अगर हम बात करें कि इसका इंपैक्ट लोकल लाइफ पे क्या पड़ा है, तो वो आगे समझते हैं। यहां पे प्लांटेशन फील्ड्स वगैरह जो क्लियर हो रही है वो देख लो, ठीक है। लोकल लाइफ पे क्या इंपैक्ट हो रहा था वो आगे समझेंगे। उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये समझ लो कि अनसेट जो है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये जो होता है ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि अभी 15th को और होना है, 8 अक्टूबर को हो गया है। इसमें आप क्लास 9, 10, 11, 12 जेई नीट किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो आप अपियर कर सकते हो। ये एग्जाम जो होना है, इस एग्जाम के बेनिफिट्स ये हैं कि आप 100% स्कॉलरशिप तक जीत सकते हो, टॉप रैंकर्स ग्रुप में आने का मौका है आपके पास में, साथ ही साथ आप यूरोस्पेस सेंटर भी विजिट कर सकते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस एग्जाम, एंड आई वुड से if you are thinking then you should give about this exam, ठीक है। use the code digraj to enroll in this exam। अगली चीज क्लास 10th के लिए जो मेरा बैच है, वो क्लास 10th के लिए बैच उमंग बैच स्टार्ट हुआ है 30 सितंबर से। क्लास 9 का जो बैच रहता है अनअकैडमी प्लस पर, तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहता है मेरा 8:45 to 9:45 क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहती है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम कोर्स कंप्लीट करते हैं पूरा। अब जो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस होते हैं, तो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, तो दिस इज द राइट टाइम। अक्टूबर 11 से 14 के बीच में इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, देन यू विल गेट 20% ऑफ ऑन ऑल CBSE सब्सक्रिप्शन। CBSE सब्सक्रिप्शन जितने भी हैं उन पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% ऑफ तक मिल रहा है, एंड यू कैन सेव अप टू 20%। तो आप ये 20% तक सेव कर सकते हैं। दिस इज द स्टोरी फॉर क्लास 9th एंड 10th सब्सक्रिप्शन अनलॉक 20। अभी अनलॉक 20 ऑफर जो चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। ये पार्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में जो हम मिलेंगे तो द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के साथ में डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।